असम के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान प्रफुल्ल कुमार महंता जी, इस सारे चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हमारे साथी डॉक्टर हेमंता बिश्वा शर्मा जी, लोकसभा में मेरे साथी भाई राजेंद्र गोहेन जी, डॉक्टर महेंद्र जी, राहा विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान डिंबेश्वर दास, जागी रोड विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्रीमान पीयूष हजारिका जी, बाटादराबा विधानसभा से श्रीमती अंगूर लता डेका, होजई विधानसभा से श्रीमान शिलादित्य देव, सामानगुड़ी विधानसभा से श्रीमान जीतू गोस्वामी, लुमडिंग विधानसभा से श्रीमान शिबू मिश्रा, नौगान विधानसभा में श्रीमान रूपक शर्मा, भाजपा के प्रदेश सचिव श्रीमती मरामी मुदोई दास, श्रीमान ध्रुवो दास, श्रीमान रामकृष्ण घोष, श्रीमान प्रमोद लस्कर, श्रीमान भावेन दास, श्रीमान दीप्लू रंजन शर्मा, श्रीमान प्राण कुमार दास, श्रीमान रमेश कडांची, श्रीमान दुष्यंत गौतम जी, श्रीमान रंजीत मजूमदार जी, किसी का नाम छूट गया? चौहान जी, मेरे पुराने साथी रह गए। और इस चमचमाती धूप में ये माहौल, मेरे प्यारे आसाम के भाइयों बहनों, हमो रायजी होकोलुके नमस्कार जानाइसु, रंगाली बिहुर अलग जनाइसु, बोहाग बिहुर उलग जनाइसु, नतुन बसर भाल हवको, नतुन बसरता नतुन सरकार हवका। भाइयों बहनों, ये दूर दूर रास्ते भर मैदान भी छोटा पड़ गया, पूरा रास्ता भर दिया है। मुझे मालूम नहीं है जो रोड पे खड़े हैं उनको सुनाई देता होगा क्या? लगता नहीं उनको सुनाई देता होगा, लेकिन आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। मेरे प्यारे आसाम के भाइयों बहनों, ये चमचमाती धूप में आप जो तपस्या कर रहे हैं, इस ताप में तप रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं ये आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मैं ब्याज समेत इसको लौटाऊंगा, ब्याज समेत लौटाऊंगा और विकास करके लौटाऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विकास करके लौटाऊंगा। आसाम की सकल सूरत बदल करके लौटाऊंगा।
और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। और आप देखेंगे 14 अप्रैल नववर्ष शुरू हो रहा है और 1 महीने के बाद नई सरकार भी आने वाली है। आपके सपने नए हो, सरकार नई हो, साल नया हो, आसाम भी नया हो। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं जानता हूं आपने बहुत मुसीबतें झेली हैं। मैं जानता हूं आपने ऐसी सरकारों को देखा है, ऐसी सरकारों को झेला है कि अब आपका गुवाहाटी में बैठने वाली सरकार पर से भरोसा उठ गया है। इनको आपके दुखों की चिंता नहीं है, इनको आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको आने वाले कल आसाम क्या हो उसकी परवाह नहीं है। वो तो इस बात में लगे हैं कि अब अपने बेटे को कैसे सेटल करें, अपने परिवार का भला कैसे करें। भाइयों बहनों, जो अपने परिवार के लिए जीते हैं वो देश के लिए जीवन नहीं खपा सकते मेरे भाइयों बहनों, नहीं। उनके लिए देश से बड़ा किसी का दामाद बड़ा होता है, देश से बड़ा कभी उनका बेटा बड़ा होता है, किसी का देश से बड़ा बेटी होती है। अपने बेटे बेटियों के सिवाय इनको देश की परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आया हूं मेरे देश के बेटे बेटियों का भला करने के लिए। मुझे मेरे देश के बेटे बेटियों का भला करना है, असम की बेटे बेटियों का भला करना है। और इसलिए मैं आज असम में आपके बीच आया। आज नवरात्रि का पहला दिवस है। पूरा हिंदुस्तान शक्ति साधना में लगा हुआ है। बहुत वर्षों के बाद मुझे भी आज फिर से एक बार नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां कामाख्या देवी के चरणों में सर झुकाने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, बहुत सालों से हम एक बात पढ़ते आए, सुनते आए और बड़ा गर्व होता है। मैं तो आसाम की गलियों में घुमा हुआ इंसान हूं। मैं संगठन का काम करता था, यहां के चप्पे चप्पे पर जाने का मुझे सौभाग्य मिला। ये राह में भी मैं पहले आ चुका हूं। नौगांव तो बार बार आता था। भाइयों बहनों, ये श्रीमद शंकर देव की धरती है, पड़ोस में ही तो श्रीमद शंकर देव हुए। इतने वर्ष हो गए, आज भी हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, समाज का कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। ऐसी पवित्र धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। पुराने जमाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाती थी। हमारे पुराणों में कहते थे, आसाम के लोग इस बात को मत भूलना, हमारे पुराणों में कहते थे, और ये कामरूप के लिए कहा गया है, यानी ये आसाम प्रदेश के लिए कहा गया है। पुराण में कहते थे, अन्यत्र बिरला देवी, अन्यत्र बिरला देवी कामरूपे गृहे गृहे। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तान के अन्य भूभाग में कहीं कहीं पर देवियों के दर्शन होते हैं, लेकिन ये कामरूप ऐसा प्रदेश है
जहां के हर घर में नारी देवी का रूप होती है, नारी देवी का रूप होती है, ये आज नहीं पुराणों में कहा जाता था। और इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जहां हर घर में देवी है, ऐसे परिवारों को प्रणाम करने का मैं अपने आप का बड़ा सौभाग्य मानता हूं। भाइयों बहनों, आखिरकार क्या कारण है? मैंने ये तो देखा है हिंदुस्तान में हर राज्य में कोई न कोई तो बीपीएल परिवार होते हैं। कहीं 20% होंगे, कभी 25% होंगी, कभी 30% होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में हर राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले मेरे भाई बहन हैं। लेकिन एक पूरा का पूरा राज्य बीपीएल हो जाए, ये तो सिर्फ आसाम में ही नजर आता है। पूरा राज्य गरीबी की रेखा के नीचे ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया। 15 साल आपको मौका दिया, 15 साल आपने अपने परिवार के सिवाय किसी का भला किया है क्या? दिल्ली में आपके प्रधानमंत्री, यहां पर आपकी सरकार और असम के लोग जब देते हैं ना, तो दिल खोल करके देते हैं। लेकिन ये आसाम के लोग जब वापस ले लेते हैं ना, तो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। इस बार आसाम के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन को दिल खोल करके देने का निर्णय किया है और कांग्रेस का चुन चुन करके साफ करने का निर्णय किया। मैं असम के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं। प्रथम चरण में जो भारी मतदान किया, शांतिपूर्ण मतदान किया, और पहले चरण के मतदान के बाद आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुराना बंद कर दिया है। अब वो दिल्ली से नेताओं को बुलाने में लगे, आओ भाई बचाओ, आओ भाई बचाओ। अरे जो दिल्ली को नहीं बचा सके वो आपको क्या बचाएंगे? मैं आसाम के लोगों को बधाई देता हूं कि प्रथम चरण में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और साथियों को जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं उसका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मुझे विश्वास है कि दूसरे चरण में भी ऐतिहासिक मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी और साथियों को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का आप मौका देंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? जोर से जवाब देंगे? हाथ ऊपर करके जवाब देंगे? पक्का देंगे? मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कनाडा में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, जापान में हो रहा है, चीन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, सऊदी अरेबिया में हो रहा है, दुबई में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? ये दुनिया भर में हिंदुस्तान का जय जयकार क्यों हो रहा है? पूरी ताकत से बताओ क्यों हो रहा है? अरे मोदी के कारण नहीं हो रहा है मेरे भाइयों बहनों,
ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके कारण हो रहा है। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के कारण हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। आज दुनिया में भारत का जय जयकार हो रहा है, उसका कारण 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोगों ने पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार बनाई। 30 साल के बाद दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी और इसलिए दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा नेता जब मोदी से हाथ मिलाता है ना, तो उसको मोदी नहीं दिखता है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं। 125 करोड़ पूर्ण बहुमत के कारण आज दुनिया में भारत की बात को सुना जा रहा है। क्या आसाम की बात भी हिंदुस्तान में सुनाई देनी चाहिए कि नहीं सुनाई देनी चाहिए? ए फॉर आसाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? असम का हिंदुस्तान के हर राज्य में जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप चाहते हैं असम का जय जयकार हो? आप चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान असम को ए फॉर आसाम कहे? तो फिर आपको असम में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनानी होगी। बनाओगे? पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाओगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताओगे? पूर्ण बहुमत से बनाओगे? घर घर जाकर के समझाओगे? 3 दिन बचे हैं, अब नए नए झूठ फैलाए जाएंगे, अफवाहें फैलाई जाएगी। आपका काम है कि घर घर जाकर के एक एक मतदाता को ये गुमराह करने वालों से बचा ले। आसाम के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, अगर आसाम में गलती से भी अस्थिर सरकार बनी तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो मुंह में पानी निकल रहा है और एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि हंग असेंबली बनने वाली है और हम ही कारोबार चलाने वाले हैं। ये होने देना चाहिए क्या? होने देना चाहिए क्या? ये बैकसीट ड्राइविंग से देश कितना बर्बाद हुआ देखा है कि नहीं देखा है? ये बैकसीट ड्राइव से आसाम को बर्बाद होने देना है क्या? ये किसी के हाथ में रिमोट कंट्रोल मत देना मेरे भाइयों बहनों। आसाम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की पूर्ण सरकार बनाना। और हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है, हर समाज का, हर जाति का, हर बिरादरी का, गांव हो शहर हो, गरीब हो अमीर हो, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, पुरुष हो स्त्री हो, हर किसी का भला करने के लिए सोचा है। हम टुकड़ों में समाज की सोच रखने वाले लोग नहीं हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आग्रह करने आया हूं आपसे कि आप असम में ऐसा बहुमत दीजिए कि 5 साल में आपके सपनों को पूरा करने में कोई रुकावट न बन जाए। ये मैं आपसे कहने आया। भाइयों बहनों, 15 साल इन्होंने सरकार चलाई। कैसी चलाई? हिंदुस्तान जहां पहुंचा है, हर चीज में आसाम 1/3 है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सारा देश जहां पहुंचा है, ये 1/3 पर आकर के अटक जाते हैं। ये 2/3 बाकी क्यों रह गया? भारत की बराबरी क्यों नहीं करता?
अरे देश आजाद हुआ तब पहले 5 राज्यों में आसाम का नाम था। ये कांग्रेस सरकारों के बाद आज आखिरी 5 में नाम आसाम का जुड़ गया। मेरे भाइयों बहनों, ये बर्बादी कौन लाए? अब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव तो आसाम का लड़ रहे हैं, अपने 15 साल के काम का हिसाब नहीं दे रहे हैं। दिल्ली से उनके नेता आते हैं, वे भी उनके 10 साल की सरकार का काम का हिसाब नहीं दे रहे हैं और मोदी के काम का हिसाब मांग रहे हैं। मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या किया? मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं, यहां पर दिमा हसाओ ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल, उनको 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया भारत सरकार, 200 करोड़ रुपए का पैकेज, और 5 साल में उस पैकेज का पूरा करके इस जनजाति की भलाई के लिए, इस ऑटोनोमस टेरिटोरियल का विकास कर रहा था। आप जानकर के हैरान होंगे कि भारत सरकार ने उनको करीब 40 करोड़ रुपया दे भी दिया, लेकिन अभी तक इस समाज के भलाई के लिए असम की सरकार योजना बना करके नहीं भेज पाई। जो पैसे दिए उसके खर्च का हिसाब नहीं दे पाई। पैसे पड़े हैं, खर्च करने के लिए उनकी तैयारी नहीं है। अगर ऐसी सरकार रही तो पैसे रहते हुए क्या भला होगा गरीबों का, भाइयों। और इसलिए जो सरकार उदासीन है उन पर भरोसे से नहीं चल सकती। कर्बी अंगलोना ऑटोनोमस टेरिटोरियल काउंसिल, उसके लिए 375 करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज दिया गया, भारत सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन उनको 10 योजनाएं बना करके देना था और वे योजनाएं नहीं दे पाए। फिर भी भारत सरकार ने 375 करोड़ में से करीब 16 करोड़ रुपया दे दिया। इतना समय हो गया, न योजना बना पाए, न खर्च कर पाए, और गरीबों की हालत खस्ता होकर रही। ऐसी सरकार जिन्होंने चलाई हो, ऐसे लोगों को क्या आसाम में फिर से बिठना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आंकड़े देख रहा था, आज भारत में प्रति व्यक्ति आय औसत करीब 90,000 रुपया है प्रति व्यक्ति। असम का क्या है? असम में प्रति व्यक्ति करीब 50,000 है, आधे से 5। मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति 90,000 पहुंचता है तो आसाम 50,000 पर क्यों अटक जाता है? कौन जिम्मेवार है? आज देश का जीडीपी जिसकी चर्चा दुनिया में होती है वो करीब 7.5% से भी ज्यादा है। आसाम 3.5 से भी आगे नहीं बढ़ पाता है, 3.5 तक पहुंच नहीं पाता है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यहां गरीबी है। मनरेगा योजना, नरेगा के द्वारा गरीबों को 100 दिन काम देने की गारंटी है। पूरे देश में करीब 45-50 दिन का उपयोग लोग औसत करते हैं, लेकिन असम में 30 दिन से मामला ऊपर नहीं जाता है। कहां 100 दिन और कहां 30 दिन। भाइयों बहनों, गरीबों के लिए भी काम करने की उनकी तैयारी नहीं है। गरीबों को घर देने के लिए इस बार भारत सरकार ने गरीबों का घर बनाने के लिए 1.25 लाख घर बनाने के लिए भारत सरकार ने पैसा दिया। गरीबों के घर बनाने के लिए 1.25 लाख घर बनाने के लिए पैसा दिया, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि 30,000 से आगे बढ़ नहीं पाए। पैसा बैंकों में सड़ रहे हैं और गरीब फुटपाथ पर जी रहा है। ये हाल इन्होंने करके रखा है। भाइयों बहनों, आज भी आसाम में
करीब करीब 40% से ज्यादा घर ऐसे हैं कि जिनको पूरा पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, गुवाहाटी जैसा शहर छोड़ दें तो असम में सिर्फ 2% घर ऐसे हैं कि जहां घर में नल से पानी आता है। सिर्फ 2%, 2 से भी कम है। भाइयों बहनों, कैसी सरकार चलाई इन लोगों ने, इसका एक उदाहरण है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, काम करना हो तो कैसे होता है। असम में इतना पानी है, जी चाहे इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आजादी के 60 साल के बाद भी असम के 2800 करीब करीब 3000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा तक नहीं पहुंचा है। भाई, 18वीं शताब्दी में लोग अंधेरे में गुजारा करते थे। आसाम में आज 21वीं शताब्दी में भी 3000 गांव करीब ऐसे निकले जहां बिजली का तार नहीं, बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा। मैंने 15 अगस्त को कहा था कि मैं 1000 दिन में हिंदुस्तान के 18,000 गांव जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां पहुंचाने का बीड़ा उठाऊंगा। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इतने कम समय में करीब करीब 1/3 गांवों में बिजली पहुंचना शुरू हो गया। बाकी है, वो भी 1000 दिन का मेरा प्रॉमिस है, उसके पहले मैं पूरा करके रहूंगा। भाइयों बहनों, मेरा एक ही मंत्र है, अगर भारत का भला करना है, गरीबों का भला करना है, नौजवानों को रोजगार देना है, आसाम की शक्ल सूरत बदलनी है, हिंदुस्तान में ए फॉर आसाम बनाना है, तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे 3 एजेंडा है। 3 एजेंडा है। पहला एजेंडा है विकास। क्या है पहला एजेंडा? जोर से बोलिए, पहला एजेंडा। मेरा दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास। दूसरा एजेंडा क्या है? दूसरा एजेंडा क्या है? जोर से बोलिए, दूसरा एजेंडा क्या है? और मेरा तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास। भाइयों बहनों, बताइए मेरा तीसरा एजेंडा क्या है? मेरा तीसरा एजेंडा क्या है? पहला एजेंडा विकास, दूसरा एजेंडा विकास, तीसरा एजेंडा विकास। विकास ही मेरा एजेंडा है। मुझे गरीबों के घर में रोशनी लानी है भाई, मुझे गरीबों को घर देना है, मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है, गांव तक रास्ते बनाने हैं, सड़क बनानी है, लोगों को रोजगार मिले। अब मुझे बताइए, यहां पेपर मिल किसने बंद की भाई? पेपर मिल किसने बंद की? ये बर्बादी कौन लाया? ये अब सब कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पेपर मिल बंद होती थी और बम्बू की खेती करने वाले किसान हैं, उनका भी नुकसान हो जाता है, उनका भी नुकसान हो जाता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में मेरा आपसे एक ही मंत्र है मेरा, मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार बनानी है, मुझे नौजवानों को कमाई के लिए सरकार बनानी है, मुझे बुजुर्गों के लिए दवाई के लिए सरकार बनानी है भाई, मुझे गांव को सड़क मिले इसलिए सरकार बनानी है, हमें घरों में बिजली पहुंचे इसलिए सड़क बनानी है, हमें गरीबों को रहने के लिए घर मिले इसके लिए सड़क बनानी है भाइयों। आप देखिए, शारदा चिटफंड का बुखार आसाम में भी आया था ना? शारदा चिटफंड में आसाम में भी लोगों के, गरीबों के पैसे गए, लूट लिया गया,
लूट लिया गया था ना। बंगाल से लूटने की हवा चली, आसाम भी, ओडिशा भी, बिहार भी, गरीबों के पैसे गए। क्योंकि गरीबों को लगने लगा कि अगर शारदा चिटफंड में पैसे रखेंगे तो बेटी बड़ी होगी तो शादी के काम आ जाएंगे, बच्चा पढ़ने के लिए आगे जाना है तो उसके लिए काम आ जाएंगे, घर बनाना है तो उसके लिए काम आ जाएंगे। गरीब लोगों ने शारदा चिटफंड में पैसे डाले और ये पैसे लेकर के भाग गए। राजनेता भी उससे मिले हुए थे, कुछ लोग अभी जेलों में सड़ रहे हैं। लेकिन गरीब का पैसा गया कि नहीं गया भाई? गया? गरीब का पैसा गया कि नहीं गया? आसाम के गरीबों का पैसा चिटफंडों में गया कि नहीं गया? अगर बैंकों में गरीब को जाने का अवसर मिला होता तो गरीबों को ये चिटफंड वालों के पास चीटिंग के लिए जाना नहीं पड़ता, वो अपना पैसा बैंकों में जाते और अपने गौरव से जी सकते थे। उनको ये करने की याद नहीं आई। हमने आकर के गरीबों को चिटफंड जाने से रोकने के लिए, शारदा चिटफंड जैसे लुटेरों से बचने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लाए, बैंक अकाउंट खोल दिए, गरीबों का बैंक में खाता खुल गया, उनको रुपये कार्ड मिल गया, 2 लाख रुपयों का बीमा मिल गया और परिवार में कुछ गड़बड़ हो गई तो 2 लाख रुपयों का बीमा पैसा घर पहुंच गया। गरीबों की सेवा ऐसे होती है। शारदा चिटफंडों से गरीबों की सेवा नहीं होती है, गरीबों की सेवा प्रधानमंत्री जनधन योजना से होती है। भाइयों बहनों, एक जमाना था जब घर में गैस का सिलेंडर लेना हो, गैस का चूल्हा लेना हो तो एमपी की चिट्ठी लगती थी। एमपी के घर जाना, चप्पल घिसने पड़ते थे। कांग्रेस के नेताओं के कुर्ते पकड़ पकड़ करके घूमना पड़ता था, साहब एक गैस का चूल्हा दिलवा दो, गैस का कनेक्शन दिलवा दो। गैस सिलेंडर नहीं मिलता था। आसाम से इतना गैस निकलता है, गैस का सिलेंडर नहीं मिलता। और हमारी गरीब माताएं लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी, जंगलों से लकड़ी लाती थी, जंगलों का भी नुकसान होता था। इतना ही नहीं, एक गरीब मां अपने घर में लकड़ी से, चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिन में 400 सिगरेट जितना धुआं उस मां के शरीर में जाता है। 400 सिगरेट जितना धुआं। मुझे बताइए, अगर इस मां के शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाएगा तो वो मां बीमार होगी कि नहीं होगी? बच्चे बीमार होंगे कि नहीं होंगे? और मेरे देश की मां बीमार हो तो मेरी भारत माता भी तो बीमार ही रहेगी कि नहीं रहेगी? और इसलिए भाइयों बहन, हमें 1 साल से लगे आजादी के बाद पहली बार 1 साल में 1 करोड़ गरीब परिवारों को हमने गैस का सिलेंडर दे दिया। आज वो गैस के चूल्हे से खाना पकाना शुरू कर दिया। और ये करने का बाद मैं आज बोल रहा हूं, मैं कहता हूं ना, पहले गैस का सिलेंडर लेना है तो सरकारों की पगजंपी करनी पड़ती थी, सिफारिश लगानी पड़ती थी। ये सरकार ऐसी है, 1 करोड़ गरीब परिवारों में गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए, गैस का चूल्हा चालू हो गया, खाना चूल्हे पे जलने लग गया और वो माता के पेट में, शरीर में 400 सिगरेट का धुआं जाता था, वो धुआं बंद हो गया। मैंने इतनी माताओं की सेवा की। लेकिन बात यहां अटकने वाली नहीं है। यहां जितने भी है, अगर आपके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, आपके घर में आज भी लकड़ी का चूल्हा जलता है, तो भारत सरकार ने योजना बनाई है, आने वाले 3 वर्ष में 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। हर वर्ष
1.5 करोड़ परिवारों को बचाने का काम होगा और 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को बचाने का काम होगा। गरीबों के लिए काम कैसे होता है इसका ये उदाहरण है। अभी असम के नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री उन्होंने भी आसाम को दर्शन दिए, आए थे और वो बोल करके गए कि जुबान से ज्यादा काम बोलता है। बोला ना ऐसा? आदरणीय मनमोहन सिंह जी, आप और तरुण जी दोनों बहुत बुजुर्ग नेता हैं और आप तो बड़े विद्वान हैं। आपकी बात 100% सत है। कभी न कभी तो काम बोलता ही बोलता है। आप भले 10 साल न बोले, लेकिन अब आपका काम बोल रहा है। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते कोयले की चोरी करने वाले लोगों में से 2 को सजा हो गई। काम बोला कि नहीं बोला? चोरी हो गई, कोई बोलता नहीं था, अब सजा हो गई। काम बोलने लगा कि नहीं बोलने लगा? अभी तो हर एक की बारी आने वाली है। जिन्होंने देश को लूटा है, हर किसी की बारी आने वाली है। हमने वादा किया था ये कोयले में करोड़ों की चोरी कर दी। लोग बोलते नहीं थे, लेकिन ट्यूजी स्कैम बोलता था। नेता नहीं बोलते थे, लेकिन स्पेक्ट्रम का पाप बोलता था। पाप बोलता है, पाप से द्वारा किए गए काम बोल रहे हैं और एक के बाद एक अब पर्चे खुलने लगे हैं और इसलिए परेशान होना बड़ा स्वाभाविक। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गर्व बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का स्वीकृति बढ़ रही है, हिंदुस्तान का आदर सत्कार बढ़ रहा है। कुछ लोग, उनकी नींद हराम हो गई है। इस बात के लिए नींद हराम हो गई है, ये मोदी और सऊदी अरेबिया में जाकर के दोस्ती कर लेता है। ये मोदी अब ये भारत के साथ सऊदी अरेबिया भी दोस्त बन गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कर बढ़ रहा। यूएई, दुबई, अबू धाबी, ये भी अब भारत के दोस्त बन गए। मेरे भाइयों बहनों, उनको तो इस बात की भी परेशानी है कि जहां मक्का हो, ऐसा जहां तीर्थ क्षेत्र हो, वहां मोदी को, वहां के जो चीफ संरक्षक है, वहां के राजा है, वहां की सरकार है, वो मोदी को वहां का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दे। बड़ी परेशानी हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है कि मक्का की धरती पर भी मोदी का सम्मान हो रहा है। भाइयों बहनों, ये मोदी का सम्मान नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का सम्मान है। ये सबका साथ, सबका विकास का सम्मान है। ये सर्वपंथ समभाव का सम्मान है। भाइयों बहनों, लेकिन मैं ये तो समझता हूं कि सऊदी अरेबिया भारत से उसकी घनिष्ठ मित्रता बन जाए तो दुनिया में तो किसी के पेट में पीड़ा हो, मैं समझ सकता। यूएई, अबू धाबी, दुबई, वहां की सरकारों की भारत के साथ घनिष्ठ मित्रता हो जाए तो दुनिया के कुछ पुराने लोगों को परेशानी होना तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों को परेशानी क्यों हो रही है, मुझे समझ नहीं आता भाई, मुझे समझ नहीं। और मैं देख रहा हूं, मैं सऊदी अरेबिया में जो भारत के साथ नाता हुआ है, उसके कारण कुछ लोगों को कैसी तकलीफ शुरू हुई है वो नजर आने लगी है। अब उनका माथा फट रहा है, ये क्या हो रहा है।
कल तक सऊदी अरेबिया हमारे साथ था, वो आज मोदी के साथ हो रहा है, हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। कुछ लोगों की परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम दुनिया को अपनी करना चाहते हैं, दुनिया को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। दुनिया में जो उत्तम है वो भारत की धरती पर लाना चाहते हैं, वो भारत में बनाना चाहते हैं। ये सपने लेकर के चलते हैं और इसलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों को आग्रह करता हूं कि 11 तारीख को मतदान है। मतदान तो भारी करने वाले हो, दिल खोल के करने वाले हो। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन एनडीए की सरकार बनना तय है। भाइयों बहनों, आज चुनाव प्रचार में मेरा आखिरी दिन है। आज शाम को मैं लौट जाऊंगा वापस दिल्ली, लेकिन मैं आपको कहता हूं, नई सरकार भाजपा की बनेगी। मैं फिर से शपथ समारोह में आकर के आपका अभिनंदन करके जाऊंगा, आपका धन्यवाद करके। आसाम की जनता ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, भाजपा के साथियों की सरकार बनाना तय कर लिया है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना तय कर लिया है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए और इस चमचमाती धूप में ऐसी विराट सभा, मैं जितना नमन करूं उतना कम है। आप लोगों को जितना नमन करूं उतना कम। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, भारत माता की। सारे उम्मीदवार यहां आ जाए सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।